हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग वाईसीटी के बुक से बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बीपीएससी एडीओ के प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 9 के 50 क्वेश्चंस तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज का ये डिस्कशन हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 30 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार कोई भी व्यक्ति संसद का सदस्य बनने के योग्य तब होगा जब उम्मीदवार की आयु कम से कम 30 वर्ष हो, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, संसद का कार्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। संसद का कार्य विधि निर्माण करना, कार्यपालिका की नियुक्ति करना और वित्तीय मामलों का नियंत्रण करना, ये तीनों ही है। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 53, धन विधेयकों को प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल लोकसभा में। किसी धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है और लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेज दिया जाता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में राज्यसभा उसे या तो स्वीकार कर सकती है या संशोधन प्रस्तावित कर सकती है, लेकिन वह धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है। और यदि राज्यसभा 14 दिनों तक उस पर कोई निर्णय न ले तो उसे राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाता है। और विधेयक के बारे में राज्यसभा द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को लोकसभा मान भी सकती है और नहीं भी। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्र और राज्य अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण खेल। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित 29 विषय रखे गए हैं, जिसमें वाचनालय, ईंधन और चारा, तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा आदि शामिल है और इसमें ग्रामीण खेल शामिल नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम भारतीय संसद द्वारा 1960 में पारित एक अधिनियम है और इसका उद्देश्य पशुओं को दी जाने वाली अनावश्यक पीड़ा और कष्ट को रोकना है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो वर्तमान समय में जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में शामिल है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन से किरणें पृथ्वी से टकराती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पराबैंगनी किरणें। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1970 में यह पहली बार मनाया गया था और इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, मोटर गाड़ी के निषेध नली से निकलने वाली प्रदूषणकारी गैस का प्रमुख अवयव है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पादप, हिरण और शेर।
यह श्रृंखला जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पर्यावरण में प्लास्टिक जीवाणु, मृतोपजीवी और परजीवी क्रियाओं के द्वारा अपघटित नहीं होता है, क्योंकि प्लास्टिक के अपघटित होने में अनेकों वर्ष लगता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अक्षय ऊर्जा के स्रोत कार्बन उत्सर्जन नहीं करते हैं और अक्षय ऊर्जा को प्राकृतिक रूप से नवीकरणीय संसाधन के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसमें सौर, पवन, भूतापीय, बायोमास, जैव अपशिष्ट और जल विद्युत शामिल है, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011 में। भारत में अंतिम जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी और जनगणना प्रत्येक 10 वर्षों के अंतराल में की जाती है और भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी और 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, जनसंख्या के अनुसार डैश उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कानपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के सबसे बड़े नगरों में कानपुर नंबर 1 पे आता है। उसके बाद आता है लखनऊ का नंबर, फिर आता है आगरा, फिर उसके बाद आता है वाराणसी और फिर आता है इलाहाबाद का नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 66, गोबी का मरुस्थल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन में। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया एवं चीन में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। 2020 में चीन गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश था और चीन के बाद स्थान था भारत का, उसके बाद रूस का स्थान था, यानी भारत नंबर 2 पे और रूस नंबर 3 पे गेहूं उत्पादन के मामले में था। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ईरान। ईरान विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है और ईरान विश्व का लगभग 90% केसर का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, यह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। वर्तमान समय में चीन विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सतलुज। सतलुज नदी भारत से होकर पाकिस्तान में जाती है और सतलुज नदी तिब्बत में स्थित मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है, जहां इसे लॉन्ग चेन खबाम के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, अफगानिस्तान किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान की टोटल सीमा 7 देशों के साथ लगती है और इसकी सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से लगती है और अफगानिस्तान की सीमा से जो देश लगते हैं उनके नाम है चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और भारत। इसके अलावा पाकिस्तान तो है ही। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अफ्रीका में। अफ्रीका में सबसे अधिक देश हैं।
अफ्रीका महाद्वीप में टोटल 54 देश हैं, जबकि एशिया में 48 देश हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 73, भारत में स्थित समस्त तेल शोधन अधिक कारखानों में से कोई भी कारखाना इनमें से किस राज्य में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दिए गए चारों ही राज्यों में तेल शोधन कारखाने स्थित हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वनारोपण। बाढ़ को रोकने के लिए सबसे उत्तम विधि है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाया जाए, यानी कि वनारोपण किया जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित क्षेत्र और राज्यों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दंडकारण्य मध्य प्रदेश। दंडकारण्य का पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और इसका विस्तार छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों में है, जबकि मध्य प्रदेश में इसका विस्तार नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, मृदा का पलवार करना संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा की नमी को बनाए रखने से। फिर क्वेश्चन नंबर 77, पर्वत की चोटियों के समूह को ऊंचाई के घटते क्रम में नीचे दी गई है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही नहीं है? तो ऑप्शन ए वाला क्रम भी सही नहीं है और ऑप्शन सी वाला क्रम भी सही नहीं है, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 78, केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि दिए गए तीनों ही कथन केंद्रीय उच्च भूमि के संबंध में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखूर झील बिहार में कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कनवार झील। कनवार या कावड़ झील एशिया की सबसे बड़ी ताजे जल वाली गोखूर झील है और यह एक पक्षी अभ्यारण्य भी है। यह बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना बंबई में की थी और उन्होंने समाज के सिद्धांतों का आधार ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा में लिखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, संवाद कौमुदी समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित होता था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्ला में। राजा राम मोहन रॉय भारतीय पत्रकारिता के अग्रदूत थे और इन्होंने ही 1821 ईस्वी में बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, आनंद मठ का लेखक कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ बांग्ला भाषा का एक राजनीतिक उपन्यास है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 ईस्वी में की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, द टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। इसको ब्रिटिश राज के दौरान 3 नवंबर 1838 को बम्बई टाइम्स और जर्नल ऑफ कॉमर्स के रूप में स्थापित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 85, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार के जगदीशपुर से किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गालिब ने। 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने देखा था और ये उर्दू के प्रमुख शायर थे।
फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का जोरदार विरोध करते हुए फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और अहमदुल्ला ने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा भी दिया था और अंग्रेज अहमदुल्ला की गतिविधियों से इतना चिंतित थे कि वे उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 का इनाम भी घोषित किए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 88, जंतर मंतर का निर्माण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराजा जय सिंह ने। जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने करवाया था और इन्होंने 5 वेधशालाओं का भी निर्माण करवाया था जो कि दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन और मथुरा में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था और यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध का हिस्सा था। फिर क्वेश्चन नंबर 90, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की थी कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1833 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम 1833 में यह प्रावधान किया गया कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 91, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जयदेव। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 92, तराइन के द्वितीय युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वीराज चौहान। तराइन का द्वितीय युद्ध वर्ष 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान थे इनकी पराजय हुई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 93, गजनी के महमूद ने सोमनाथ मंदिर का विध्वंस कब किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1026 ईस्वी में। फिर क्वेश्चन नंबर 94, द्वितीय नगरीकरण में किस धातु का प्रमुख योगदान था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा का। फिर क्वेश्चन नंबर 95, कौशल एवं मगध के मध्य संघर्ष का प्रारंभ किसके समय हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु के समय। कौशल एवं मगध के बीच संघर्ष का प्रारंभ अजातशत्रु के समय हुआ था। अजातशत्रु मगध का राजा था और उसने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कौशल और काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, उदयन ने। हर्यक वंश के महान शासक उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया था। फिर क्वेश्चन नंबर 97, अवंती राज्य की राजधानी थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्जैन। फिर क्वेश्चन नंबर 98, किस शिलालेख में अशोक ने त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाब्रू अभिलेख में। फिर क्वेश्चन नंबर 99, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। फिर क्वेश्चन नंबर 100, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य अथवा चाणक्य जो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और पुरोहित थे,
उन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की थी और अर्थशास्त्र की जो पुस्तक थी वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित थी। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस सेट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बीपीएससी एईडीओ के इसी तरह और भी प्रैक्टिस सेट को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।